8वां सेट है हमारा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है 1857 के बाद हुआ था। तो देख लेते हैं। पहला जो है सन्यासी विद्रोह। तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था यह 1776 से 77 के आसपास में हुआ था। और जो नील विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था 1854 से लेकर के 60 के बीच में हुआ था। उसके बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। उसके बाद पानीपत का युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा विद्रोह जो है 1857 के बाद हुआ था। तो 1857 के बाद जो हुआ था, इसमें से हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो नील विद्रोह हुआ था 1854 से लेकर के 1860 तक चला था। तो 1857 के बाद 1860 तक यह नील विद्रोह ही चला था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, तो दूसरा युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। और यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। याद रखेंगे कि अकबर और हेमू के बीच में जो है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। वहीं अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह किसके बीच हुआ था और कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह 1761 ईस्वी में हुआ था। और यह जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली, याद रखेंगे कि यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। याद रखेंगे कि तीसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने गुट मुख्य रूप से शामिल थे। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें मुख्य रूप से 2 गुट शामिल थे। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 गुट थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति थी। साथ ही याद रखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था यह हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था यह 1939 से शुरू हुआ था और 1945 में खत्म हुआ था। तो दोनों बातों को याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 तक हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था यह 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 ईस्वी में, इसे काला कानून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1930 में चटगांव में शस्त्रागार पर किसने हमला किया था। तो अप्रैल 1930 में जो है चटगांव में शस्त्रागार पर हमला किया गया था सूर्यसेन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो भगत सिंह है, भगत सिंह का जो जन्म हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में। बंगा गांव जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बंगा गांव पाकिस्तान में भगत सिंह का जन्म हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे। तो जो लाला हरदयाल थे यह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। और जो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था यह 1913 में किया गया था। याद रखेंगे गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1913 में किया गया था। और 1913 में एक और हुआ था कि एशिया का जो पहला नोबेल दिया गया था यह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। याद रखेंगे कि 1913 में ही रविन्द्रनाथ को एशिया का पहला नोबेल दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था यह। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस योजना के आधार पर लागू किया गया था। तो जो भारत सरकार अधिनियम था 1919, इसको लागू किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के आधार पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये जो था मार्ले मिंटो सुधार, तो जो मार्ले मिंटो सुधार था यह 1909 में लाया गया था। याद रखेंगे। और 1919 में जो लाया गया था यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जो था 1909 का यह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम आया था एक 1935 में। इसके द्वारा ही 1937 में जो है 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के किस जिले में सबसे पहले आंदोलन हुआ था। तो चौकीदारी कर के विरोध में जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था बिहार में, यह किया गया था सिवान में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है 1930 के आसपास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के आसपास हुआ था। याद रखेंगे यह 1930 के आसपास में सिवान में जो है चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किया गया था और यह पहला आंदोलन था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिवान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल के कैदियों ने क्या विरोध किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो कैदी, छपरा जेल के जो कैदी थे, इन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल की थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था और नंगी ही हड़ताल किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे। तो गांधी जी जो हैं चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था यह 1917 में हुआ था। याद रखेंगे, और यह तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था, जिसमें अंग्रेजों को जो है 3/20 भाग खेत पर जो है खेती पर, यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती थी। इसके लिए जो है राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। इसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जानते थे। और साथ ही याद रखेंगे कि चंपारण में जो है महात्मा गांधी का जान बचाया था बतख मियाँ के द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बतख मियाँ के द्वारा जो है महात्मा गांधी का जान बचाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो समानता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता है। उसके बाद है आर्टिकल 15। तो जो आर्टिकल 15 है यह धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो भेदभाव न किया जाए इसके लिए बनाया गया है आर्टिकल 15। उसके बाद एक है आर्टिकल 16। तो जो आर्टिकल 16 है यह लोक नियोजन के संबंध में जो है अधिकार देता है, समानता का अधिकार है। लोक नियोजन के संबंध में समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है। उसके बाद है आर्टिकल 18। तो जो आर्टिकल 18 है यह उपाधियों का अंत है। साथ ही याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है। अगला है आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 में जो है दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण है। और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। और साथ ही याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 20 और 21 है इन दोनों को राष्ट्रीय आपातकाल के बावजूद भी खत्म नहीं किया जाता है। और उसके बाद है आर्टिकल 22। तो जो आर्टिकल 22 है इसमें कुछ मामले में जो है गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 में। उसके बाद आर्टिकल 23 है। तो आर्टिकल 23 याद रखेंगे कि बलात् श्रम और जो मानव दुर्व्यापार है इसको निषिद्ध किया गया है आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। फिर याद रखेंगे आर्टिकल 24 है। तो जो आर्टिकल 24 है इसमें 14 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में काम करने से मना किया गया है। एक है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल जो 29 है इसमें अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण बताया के बारे में चर्चा की गई है। और आर्टिकल जो 30 है यह अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थान की स्थापना के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद जो 31 है इसके हटा दिया गया है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसे खत्म कर दिया गया है। और एक है अनुच्छेद 32 जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं। और साथ ही याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के अनुसार ही रिट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट होता है यह अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करता है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे कहाँ याचिका दायर कर सकता है। तो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 214 में किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है आर्टिकल 124 में किया गया है। दोनों की याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो है आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट का जो वर्णन है आर्टिकल 214 में किया गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत के जो अभी 52वें CJI हैं इनका नाम है BR गवई, जो कि नए बने हैं। करेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा कि BR गवई जो हैं अभी 52वें CJI हैं। और इनसे पहले जो 91 नंबर के थे उनका नाम है संजीव खन्ना। और साथ ही याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है ये अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग करता है। और जो हाई कोर्ट रीट जारी करता है ये अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग करता है। याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग रीट जारी करता है। इतनी बातों को आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह किस दिशा में रहा है। तो सभी संविधानों में जो है शक्तियों का प्रवाह यह केंद्र की ओर होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस रूप में होता है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होता है यह राज्य को आवश्यक निर्देश देने तक होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति शासन है यह अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति शासन जो है यह संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। लेकिन साथ ही याद रखेंगे कि 365 के अकॉर्डिंग भी लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। लेकिन इसमें जो नियम होता है इसका अलग होता है कि अगर जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को राज्य सरकार के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तो अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति शासन, तो यह अनुच्छेद 356 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में नवीन राज्य बनाने के लिए कौन अधिकारित होता है। तो भारत में नए राज्यों का राज्य बनाने के लिए जो है सबसे अधिकारित जो होता है यह होता है भारतीय संसद। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था जो आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है और यह भाग 4 के ए में दिया हुआ है। याद रखेंगे इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है बेसिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। बेसिक शिक्षा देने से संबंधित है 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में विधेयक किसके अनुमोदन से कानून बनता है। तो राज्य विधानमंडल में जो है विधेयक यह राज्यपाल के अनुमोदन से कानून बनता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। तो जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं उनको 15,000 जो है जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था जो है देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो यह संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है यह अनुच्छेद 75 के 1 में इनकी नियुक्ति से संबंधित दिया हुआ है। और जो संसद है संसद अनुच्छेद 79 में है। याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे जो अनुच्छेद 80 है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 81 जो है इसमें लोकसभा का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 में है। उसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में है। उसके बाद संसद 79 में है और 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। यह आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होता है, यह सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार की शैली में की जाती है। तो जो मधुबनी पेंटिंग है यह भित्ति चित्रों और लघु शैली में की जाती है। तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस स्थान से नेतृत्व किया था। तो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 1857 में आरा से नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे ये 1857 में पटना से नेतृत्व किया गया था पीर अली के द्वारा। याद रखेंगे पीर अली के द्वारा जो है पटना से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ये भी बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि बिहार छात्र आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से जुड़ा है। तो बिहार छात्र आंदोलन का जो संबंध है यह संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को क्या कहा जाता है। तो बिहार के प्रत्येक नगर परिषद में मुख्य पार्षद को अध्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किस
ग्रंथ में मिलता है। तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का जो वर्णन किया गया है यह अर्थशास्त्र में किया गया है, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है। याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति से संबंधित है। याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र जो बुक है यह राजनीति से संबंधित है, इस बात को भी याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र में जो मगध साम्राज्य का महल था वह लकड़ी का बना हुआ था, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा पाटलिपुत्र यानी पटना का जो स्थापना किया गया था यह उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत के अधिकांश भाग में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा जो होती है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, रबी फसल को किस समय बोया जाता है? तो जो रबी फसल है यह ठंडे के मौसम में बोया जाता है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और रबी फसल में जैसे गेहूं बोया जाता है तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, यानी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे जो खरीफ फसल होता है यह गर्मी यानी कि बरसात के मौसम में बोया जाता है। तो यहाँ रबी फसल के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है? तो यह जो हो जाएगी चावल हो जाएगी। भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि गन्ना की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो गन्ना की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त गहरी दोमट मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि चाय और कॉफ़ी के लिए जो है लैटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। याद रखेंगे कि चाय और कॉफ़ी के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। वहीं काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का प्रोडक्शन होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई थी? तो भारत में चाय की खेती की शुरुआत जो है सबसे पहले ब्रह्मपुत्र की घाटी में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक चाय का जो प्रोडक्शन होता है यह असम में होता है। और चाय से संबंधित दार्जिलिंग है, इसको भी याद रखिएगा कि सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था यह दार्जिलिंग के चाय को 2004 में दिया गया था। याद रखेंगे कि 2004 में जो है दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट है, 31 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया है? तो हरित क्रांति के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से नए बीज, खाद और उर्वरक का उपयोग किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखेंगे कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। वहीं अगर विश्व लेवल पे पूछा जाएगा तो विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग जो हो जाएंगे हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व का सबसे अधिक कौन सा संसाधन पाया जाता है? तो भारत में विश्व का जो है सबसे अधिक पशुधन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है तो यह भी भारत ही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीडीपी को किस अवधि के दौरान मापा जाता है? तो जीडीपी को जो है एक वर्ष लेखा वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन कैसे किया जाता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु के बदले वस्तु से जो है वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन किया जाता था। नेक्स्ट है, मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले क्यों आरंभ हुआ था? तो मुद्रा का प्रयोग जो आरंभ हुआ था यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज की कुल आय का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो समाज की कुल आय का जो उपयोग है यह मुख्यतः किया जाता है वस्तु और सेवाओं पर खर्च में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोफेसर जीड के अनुसार साख क्या है? तो प्रोफेसर जीड के अनुसार जो है साख का मतलब होता है एक ऐसा विनिमय कार्य जो निश्चित अवधि के बाद जो है भुगतान से पूरा होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अनुसंधान संस्था ने
TDP1 यानी टायरोसिल DNA फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 1 को कैंसर उपचार के लिए एक संभावित लक्ष्य के रूप में पहचाना है। ये पहचाना गया है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के द्वारा इसे पहचाना गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो नवीन राम गुलाम है यह चुने गए हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा नवीन राम गुलाम को मॉरिशस का प्रधानमंत्री चुना गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रायमोना नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो रायमोना नेशनल पार्क जो है यह आसाम में स्थित है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रायमोना नेशनल पार्क जो है यह आसाम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखिएगा कि आसाम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसमें एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। याद रखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025-30 लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। याद रखिएगा कि कर्नाटक सरकार के द्वारा क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रावण वधम की रचना की है? तो रावण वधम की जो रचना की गई है यह भट्टी के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि रावण वधम की जो रचना है यह भट्टी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने एस्फेरेक्स और पंच अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किए हैं? तो हाल ही में नासा के द्वारा जो है एस्फेरेक्स और पंच अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा का जो स्थापना हुआ था यह 1958 में हुआ था। याद रखेंगे। और 1958 में जो है DRDO का भी स्थापना किया गया था। वही बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 15 अगस्त 1969 को। याद रखेंगे इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। और जाक्सा जो है यह जापान की कंपनी है। उसके बाद एसा जो है यह यूरोप की अंतरिक्ष कंपनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है यह APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया था इग्नाइटेड माइंड। याद रखेंगे इग्नाइटेड माइंड जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया बुक है। नेक्स्ट है बैसागु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो बैसागु उत्सव है यह मनाया जाता है आसाम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बैसागु उत्सव जो है आसाम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो सलहेस त्यौहार है यह बिहार में मनाया जाता है। याद रखेंगे कि बिहार में सलहेस त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर विदेशी नृत्य के बारे में पूछा जाए तो यह भी बिहार का ही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उत्सव के दौरान जो है केरल के वेम्बनाड झील पर कुमार कोम नौका दौड़ होती है? तो जो कुमार कोम नौका दौड़ होती है वेम्बनाड झील पर यह केरल में की जाती है और इसका आयोजन ओणम के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो इसको बोला जाता है बिरहा। याद रखेंगे कि जो बिरहा नृत्य शैली है उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो यह जीता गया था उत्तर प्रदेश के झांकी के द्वारा, जिसमें प्रयागराज के कुंभ के बारे में दर्शाया गया था। याद रखेंगे कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में जो है उत्तर प्रदेश के झांकी के द्वारा पुरस्कार जीता गया था सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RS-24 यार्स एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे
किस देश ने विकसित किया है? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि RS-24 यार्स जो है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वनाथ कार्तिकेय ने किस उपलब्धि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो विश्वनाथ कार्तिकेय जो हैं ये सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने के लिए प्रसिद्धि हासिल की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि विश्वनाथ कार्तिकेय जो हैं ये सबसे कम उम्र में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह करने के लिए उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, लेजर किरण को जल में भेजने पर उसका पथ जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो लेजर पथ किरण को जो है जल में भेजने पर उसके पथ का चमकीला दिखाई देने का जो कारण होता है यह प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है? तो हीरे की चमक का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्रकाश किरण कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? तो यदि जो प्रकाश किरण जो है कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो जो प्रिज्म होता है उससे जो प्रकाश किरणें गुजरती है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है यह विबजियोर होता है, कलर होता है, विबजियोर बोलते हैं इसको। यह कलर का नाम है बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, उसके बाद ग्रीन होता है, बीच में होता है जो ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। तो ये इसे हम लोग वन विक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह किसके द्वारा प्रकीर्णित होता है? तो जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है यह जो है वायुमंडल के कणों के द्वारा प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो संबंध है यह मुख्यतः द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो संबंध है यह द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मापक यंत्र द्वारा जो है मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान क्या कहलाता है? तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान होता है उसको जो है हम लोग अल्पतमांक बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे त्वरण यानी एक्सेलरेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रक्षेप्य गति को किन 2 घटकों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्रक्षेप्य गति जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको जो है विभक्त किया जा सकता है वामावर्त और दक्षिणावर्त गति में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलियन किसे कहते हैं? तो बिलियन जो होता है यह 2 या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि बिलियन जो होता है 2 या उससे अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्किल आयोडाइड किस अभिक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं? तो जो एल्किल आयोडाइड होते हैं यह फिंकेस्टाइन अभिक्रिया के द्वारा माध्यम से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हैलोजन यौगिक जो हैं कमरे के ताप पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं? तो यह जो हो जाएगा मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड, यह दोनों जो है हैलोजन यौगिक है और एक कमरे के ताप पर गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि मेथिल क्लोराइड जो है और मेथिल ब्रोमाइड यह कमरे के टेम्परेचर पे जो है गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह साम्यावस्था जिसमें
एक या एक से अधिक भिन्न प्रावस्थाएं शामिल होती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं विषमांग साम्यावस्था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वह साम्यावस्था जिसमें एक या एक से अधिक भिन्न अवस्थाएं शामिल होती है उसको विषमांग साम्यावस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल के विलयन में एसीटेट आयन मिलाने पर क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है इसमें अगर एसीटेट आयन मिलाते हैं तो H+ जो है यह घट जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिलीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसिटिलीन का जो उपयोग होता है यह आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि एसिटिलीन का जो प्रयोग है यह आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसको एरिन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा यौगिक जो है एरोमेटिक नहीं है? तो एरोमेटिक इसमें हेक्सेन नहीं होगा, बाकी जो है एरोमेटिक हो जाएगा बेंजीन, नेफ्थलीन, टोल्यून, यह जो हो जाएगा एरोमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलपीजी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, याद रखेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ध्यान देंगे यहाँ पे कभी कभी लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी देता है जो कि गलत हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस किस अंग में होती है? तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है यह वृषण में होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन जो क्लीवेज होता है की शुरुआत कब होती है? तो समसूत्री विभाजन जो होता है इसका शुरुआत जो होता है जब युग्मनज जो होता है स्तमत से होकर के गर्भाशय की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें 3 भ्रूण पत्रक बनते हैं कहलाती है? तो इसे बोला जाता है गेस्ट्रुलेशन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भ्रूण विकास की वह अवस्था जिसमें 3 भ्रूण पत्रक बनते हैं वह गेस्ट्रुलेशन कहलाती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 76 नंबर फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स जो है यह प्रेरित होता है पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि जब एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच जो है प्रजनन कराया जाता है तो उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वीर्यसेचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कृत्रिम वीर्यसेचन का मुख्य उद्देश्य होता है वांछनीय गुणों वाले पशुओं का प्रजनन। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मात्स्यिकी किससे संबंधित है? तो जो मात्स्यिकी है यह मछली पालन और मछलियों को पकड़ने और बेचने से संबंधित है। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैथ्स है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 81 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, तो 82 का जो आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है 83 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 85 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 का सी हो जाएगा। उसके बाद है 87 नंबर, 87 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 27 CM। उसके बाद है 88 नंबर, 88 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4। अगला है 89 नंबर, तो 89 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5/3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो असफलता से नहीं घबराता वहीं का
स्वाद चख पाता, वहीं इसका स्वाद चख पाता है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। तो जो असफलता से नहीं घबराता है वहीं जो है सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वहीं जो है बीच में गैप रहना चाहिए था, सफलता का स्वाद चख पाता है। नेक्स्ट है 91 नंबर है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए जो है उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कठिनाई से मिलता हो। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आज मेरा सपना साकार हो गया। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है साकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो साकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निराकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न वाक्यांश के लिए जो है विकल्पों में से उपयुक्त शब्द को चुनना है। सावन हरे न भादो सुख है। तो सावन हरे न भादो सुख है, इसमें उपयुक्त शब्द को चुना जाएगा तो यह हो जाएगा सी, हमेशा एक ही दशा में होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी इसमें अशुद्ध वर्तनी के बारे में पूछा गया है, गलत कौन सा लिखा गया है? एहसास सही है, अनुपस्थिति भी यह भी सही लिखा गया है। उसके बाद अध्ययन यह भी सही। कुमुदनी जो हो जाएगा यह अशुद्ध वर्तनी यानी गलत है। जो कुमुदनी लिखा जाता है यह लिखा जाता है ऐसे कि कुमुदिनी, कुमुदिनी ऐसे लिखा जाता है, तो यह गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें एंटोनिम को चूज करना है अंडरलाइन वर्ड का। दियाज पेरेंट्स आर वेरी लिबरल है एंड अलाउ हर टू डू व्हाट शी वांट्स। तो लिबरल का जो एंटोनिम्स हो जाएगा यह हो जाएगा बाइगॉटेड यानी हठधर्मी हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 96। इसमें इडियम्स दिया हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब होता है समवन हु इज एनेक्सियस एंड रेस्टलेस। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु लव्स मनी, जो पैसों से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्रेमेटोफाइल। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो व्यक्ति पैसों से प्यार करता है उसको क्रेमेटोफाइल बोला जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। इडियम्स आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, आई थिंक आई हैव कॉट अ कोल्ड। तो इसका हो जाएगा आई थिंक आई हैव कॉट अ कोल्ड, इसका हो जाएगा फीलिंग सिक हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है इसमें एमएस का। तो एमएस का जो साइनो हो जाएगा इसका मतलब संग्रहित करना होता है, तो एक्युमुलेट हो जाएगा। एक्युमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही कौन सा लिखा हुआ है। तो इसमें देखते हैं इम्बेजमेंट, इसमें सिंगल बी होता है तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद है इसमें डिजिट जो होता है डबल होता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है इसमें एल जो होता है सिंगल होता है, इसमें डबल दिया हुआ है, यह भी गलत है। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इम्बेजमेंट का EMBEZZLEMENT हो जाएगा इम्बेजमेंट। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।